हेलो। स्टार्ट है सारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, आज से हम शुरुआत करेंगे हमारे नए डिस्कशन की, एंड दैट इज रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट के इकोनॉमिक्स में वन ऑफ द चैप्टर्स इज अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके, क्या एक बिजनेसमैन अपनी खुद की इनकम कैलकुलेट करता है? करता है। वो जिन कारणों से अपनी खुद की बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करता है, बिजनेस का परफॉर्मेंस देखता है, उसी कारण से एक देश, एक राष्ट्र भी अपनी खुद की इनकम कैलकुलेट करता है, राइट? इंडिया भी दोस्तों अपनी इनकम कैलकुलेट करता है कि इस साल भर में आखिर मैंने क्या खोया, क्या पाया। एक बिजनेसमैन आखिर क्यों करता होगा कैलकुलेशन की मैंने कितना कमाया? क्या एक बिजनेसमैन अपना P&L अकाउंट बनाता है? यस। वो उससे अपना प्रॉफिट डिटरमाइन करता है? यस। क्या कारण रहते होंगे कि एक बिजनेसमैन P&L अकाउंट बनाता होगा? सर, एक तो ही वांट्स टू नो कि हाउ मच ही हैज मेड, फिर वो अपने आप को कंपेयर कर सके दूसरे बिजनेसमैन से, ताकि उसे पता चले वेयर एम आई स्टैंडिंग। ओके, साथ ही साथ करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स डिटर्मिनेशन कि आखिर मुझे कितना टैक्स पे करना है। साथ ही साथ वो अगर 3-4 बिजनेस लाइंस में ऑपरेट कर रहा है तो उसे पता चले कि कौन सी बिजनेस लाइन से आखिर मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ताकि वो अपनी नेक्स्ट ईयर एंड ऑनवर्ड्स की स्ट्रेटजीज बना सके। उसे लगता है कि ये जो बिजनेस है मेरा थोड़ा सा पीछे रह रहा है, तो फिर ही कैन मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट इनटू दैट बिजनेस टू इम्प्रोवाइज दैट बिजनेस। बस यही कारण होते हैं कि एक देश भी अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। देश क्यों अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है? सबसे पहले तो यह जानने के लिए आखिर हमने इस साल, हमारे इस साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या हमारी इकोनॉमी ग्रो भी हुई या नहीं हुई, या डीग्रो हो गई, राइट? और फिर इंडिया क्या करता है, अपनी इनकम को कंपेयर करता है दूसरी कंट्रीज की इनकम से कि आखिर ऑस्ट्रेलिया की क्या इनकम रही, आखिर अमेरिका की क्या इनकम रही, चाइना की क्या इनकम रही, आखिर जर्मनी फ्रांस की आखिर क्या इनकम रही, राइट? डेफिनेटली जब आप दूसरे से कंपेयर करोगे तभी तो आप यहां पर और कोशिश करोगे कि मैं अपनी इनकम बढ़ाऊं। भाई, आप भी जब पढ़ाई करते हो तो आप कैसे करते हो? दूसरे से पूछते हो ना कि यार तेरा कितना हुआ, राइट? और उसका अगर ज्यादा हो गया तो हमें एक बूस्ट मिलता है कि नहीं यार, फिर मुझे भी करना है, राइट? दैट्स द रीजन। दूसरी बात, इंडिया में काफी सारे सेक्टर्स ऑपरेट करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑपरेट करता है, सर्विसेज ऑपरेट करता है, ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेट करती है, और कई सारे तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स यहां पर ऑपरेट करते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन अगर एक से ज्यादा बिजनेस लाइन में ऑपरेट करता है तो ही एक्चुअली वांट्स टू नो कि कौन सा बिजनेस लाइन मेरे प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा बिजनेस लाइन है जो बढ़िया चल रहा है, कौन सा बिजनेस लाइन है जो पीछे रह रहा है। वैसे एक देश जानना चाहता है कि आखिर कौन सा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमें उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑटो पायलट मोड में, वो तो चलता चला जा रहा है, ये तो ऑलरेडी सेट है मामला। मुझे कहां ध्यान देना है? जो सेक्टर अभी हमारा पीछे रह रहा है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हमारे देश में सर्विसेज सेक्टर तो काफी आगे है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे, टेलीकम्युनिकेशंस काफी आगे है, लेकिन हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग अभी भी पीछे है। और बस इसी बात को देखकर मोदी जी ने क्या बोला? आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। क्योंकि चाइना अभी मैन्युफैक्चरिंग में आगे। हाउ डिड ही कम टू नो कि सर्विसेज आगे है, मैन्युफैक्चरिंग पीछे? बाय लुकिंग एट द कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम की। जो हमारी नेशनल इनकम आ रही है वो किस सेक्टर से कहां आ रही है। ही फाउंड कि चाइना का तो जो नेशनल इनकम है उसका मेजर पोर्शन कहां से आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। मतलब उनका मैन्युफैक्चरिंग कितना एडवांस्ड, कितना डेवलप्ड है। हमने भी ये करना चाहिए, राइट? तो दोस्तों, ये सारा कैलकुलेशन करके ही तो पता चलता है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं, राइट? अगर आप नेशनल इनकम नहीं कैलकुलेट करोगे तो आपकी गाड़ी उस गाड़ी की तरह होगी जो चल तो रही है लेकिन उसका स्पीडोमीटर बंद है, पता नहीं चल रहा है कि किस स्पीड पे चल रही है, राइट? बट यू हैव टू एक्चुअली नो कि हम किस स्पीड पर चल रहे हैं। क्या इस रोड पर हम स्पीड और बढ़ा सकते हैं? हाँ, तो फिर हमने स्पीड बढ़ाना चाहिए ताकि हम जल्दी डेवलपमेंट करें, राइट? तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिटरमाइन नेशनल इनकम। ओके, तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स की। ओके, नेशनल इनकम जब मैं वर्ड बोलूं
है ना। तो एक्चुअली तो नेशनल इनकम का मीनिंग कुछ और होता है। नेशनल इनकम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, राइट। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द टर्मिनोलॉजी दैट इज जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। मेनली दोस्तों हमें इंडिया के जीडीपी का कैलकुलेशन सीखना है, हाउ इंडिया कैलकुलेट्स इट्स जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर से ही बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपने प्लान इसी पर से बनाते हैं कि क्या इंडिया का जीडीपी ग्रो होने वाला है, तो फिर हाँ हम भी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन उनको देखा इंडिया का तो खुद का जीडीपी श्रिंक होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो फिर हम नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम फंस जाएंगे, राइट। यानी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस भी अपने प्लान्स किस पर डिपेंडेंट करते हैं? जीडीपी के कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट करते हैं। अब हम सीखते हैं दोस्तों आखिर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, इसको मुझे स्टेजेस में सिखाना पड़ेगा ना। सबसे पहले मैं प्राइमरी स्टेज बता रहा हूं कि जनरली कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। तो दोस्तों लेट अस सपोज कि इंडिया ने एक रेफ्रिजरेटर बनाया, इंडिया में एक रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस हुआ, क्या ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा होना चाहिए? यस, क्योंकि आपने प्रोडक्शन किया, रेफ्रिजरेशन बनाया, राइट, विच मींस आपने कुछ डेवलपमेंट किया। लेट अस से आपने एक एयर कंडीशनर बनाया, ये भी आपके जीडीपी में इंक्लूड होना चाहिए। यस, आपके यहां पर एक एयरलाइंस है जिसने कुछ एयरलाइंस सर्विसेज दिए लोगों को, क्या ये भी जीडीपी के अंदर इंक्लूड होना चाहिए? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं ना। जो हाँ कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, अगर एयरलाइन सर्विसेज दिए, मतलब एक व्यक्ति को लेने से हमने मुंबई से कहां तक पहुंचा दिया, दिल्ली तक पहुंचा दिया, तो डेफिनेटली उसमें हमारा जेट फ्यूल लगा होगा, एयरलाइंस जो हमने यूज करी उसका हमने कुछ रेंट पे किया होगा, है ना। तो एयरलाइंस आप कह रहे हैं कि इंक्लूड होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि इंक्लूड नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए में ज्यादा है, नहीं क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये प्रोडक्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन दूर कर लें कि जीडीपी के अंदर नाम भले ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेकिन प्रोडक्शन भी इंक्लूड होता है और सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। गुड्स एंड सर्विसेज आर वन एंड द सेम थिंग, दे बोथ मेक योर लाइफ कन्वीनियंट। फ्रिज ने आपकी लाइफ कन्वीनियंट बनाई थी, एसी ने आपकी लाइफ कन्वीनियंट बनाई थी, तो एयरलाइंस क्या करेगा? वो भी तो आपकी लाइफ कन्वीनियंट बनाएगा, वो भी तो डेवलपमेंट का हिस्सा है। और अगर आप एयरलाइन सर्विस को हटा रहे हो तो आप कल को होटल सर्विसेज को हटा दोगे, फिर परसों आप हॉस्पिटल सर्विसेज को हटा दोगे, फिर उसके बाद आप पुलिस सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज, वाटर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, आप तो मुझे ही हटा दोगे इंडिया की जीडीपी से। क्या सर्विसेज जीडीपी में काउंट नहीं होगी? होगी, राइट, बिकॉज सर्विस सेक्टर इज इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। इज दैट क्लियर? आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने में सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। इज दैट क्लियर? तो जीडीपी में एक चीज हमने सीख ली, क्या? कि गुड्स भी आता है और सर्विसेज भी आती है। हाँ, लेट अस से दोस्तों एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कार बनाई, है ना, और वो कार लेटेस्ट से उन्होंने 10 लाख, खैर ये बस बन गई पर ठीक है, उन्होंने 10 लाख रुपए में ये कार बेची, क्या ये भी जीडीपी के अंदर काउंट होगा? यस, मतलब हर वो चीज जो हमारे देश के डेवलपमेंट में आ रही है, राइट। जैसे एक रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, ये भी किसके अंदर काउंट होगा? जीडी, देश का डेवलपमेंट हो रहा है ना। इज दैट क्लियर? ओके, एक बड़ी बिल्डिंग बन गई दोस्तों मुंबई में 25 माला की, ये जीडीपी के अंदर काउंट होगा? जी हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कुछ प्रोडक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है। इज दैट क्लियर? तो प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, ये सारी चीजें किसके अंदर काउंट होती है? जीडीपी के अंदर काउंट होती है। सो जीडीपी इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोल दिया मैंने? जीडीपी इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। बोलो। अब इसके अंदर कुछ कुछ बातें, मतलब ये तो मैंने ब्रॉड डेफिनेशन बताई है ना, अब इसके अंदर देखना क्या क्या बारीक बारीक बातें। मैं इस कार की बात करता हूं, ओके, लेटेस्ट से ये कार 10 लाख रुपए में बिकी,
10 लाख रुपीस में ये कार बिके, तो 10 लाख रुपीस जीडीपी के अंदर आएंगे, आएंगे, बिकॉज 10 लाख वर्थ का गुड्स हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल हुआ ना फॉर कंजम्पशन। ओके दोस्तों, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ने इस कार को टायर सेल करे, मान लीजिए अपोलो टायर्स की फैक्ट्री, और उन्होंने 4 टायर्स इस कार को प्रोवाइड करे। ये जो 4 टायर है, लेट अस सपोज कि 10,000 रुपीस के हैं, क्या ये टायर्स जीडीपी के अंदर काउंट होंगे या नहीं होंगे? फिर से सवाल, फिर से बहुत गहरी बात कर रहे हैं आज। हमने ये कार बनाई, मान लीजिए मारुति सुजुकी नाम की कंपनी, और मारुति सुजुकी ने कार बनाई, कार बनाकर ग्राहक को बेची, कितने में बेची? 10 लाख रुपीस में बेची। ये 10 लाख रुपीस काउंट होंगे जीडीपी में? जी हाँ, बिकॉज गुड्स आर नाउ अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। ओके, मारुति सुजुकी ने अपोलो टायर्स नाम की कंपनी है, और उससे ये 4 टायर खरीदे और कार के अंदर लगाए। कितने रुपीस के हैं ये टायर? 10,000 रुपीस के हैं ये टायर्स। क्या ये जीडीपी के अंदर काउंट होंगे, हाँ या ना? आप बोल रहे नहीं नहीं, हाँ होंगे, नहीं, आप कंफ्यूज है कि होंगे या नहीं होंगे। ओके, एक और सवाल, एक और सवाल, इस कार के अंदर, इस कार के अंदर काफी सारे ग्लास लगे, साइड ग्लास लगे, रियर व्यू मिरर लगाए, सारे लगे। ओके, वो भी मारुति सुजुकी ने किसी न किसी कंपनी से खरीदे हैं। ओके, तो वो जो ग्लास है वो आए हैं लेट से 15,000 रुपीस के, क्या ये जीडीपी में काउंट होंगे? हाँ, इस कार के अंदर एक बैटरी लगी है, लेट से एक्साइड बैटरी नाम की एक कंपनी है, और एक्साइड बैटरी ने इस कार के अंदर एक बैटरी सप्लाई की है, वो बैटरी आई है लेट अस सपोज 25,000 की, क्या वो बैटरी जीडीपी के अंदर काउंट होंगी? इन सभी सवालों का जवाब है काउंट नहीं होगी, अदरवाइज डुप्लीकेशन हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि 10 lakhs के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। अब अगर मारुति सुजुकी, देखो मारुति सुजुकी भी इंडिया में ही है, ये एक्साइड वाले भी इंडिया में, ये अपोलो वाले भी इंडिया में, और ये जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो भी इंडिया में, सब इंडिया में। हाँ, अब अगर आप ग्लास प्रोड्यूस कर रहे हो 15,000 का, फिर आप टायर्स प्रोड्यूस कर रहे हो 10,000 के, और आप एक्साइड की बैटरी प्रोड्यूस कर रहे हो 25,000 की, ऐसे ही कार का इंजन भी होगा। हाँ, और ऐसी तमाम बहुत सारी चीजें होंगी जो मारुति सुजुकी खरीदेगा टू कंप्लीट दी फाइनल गुड्स। अब उसमें से कुछ आइटम आएगी जो 50,000 की आएंगी, कुछ आइटम आएंगी जो लाख रुपए की आएगी, कुछ आइटम आएगी जो 60,000 रुपए की आएगी, एंड सो ऑन। हाँ, इन सब का एंड रिजल्ट क्या है? इन सब का एंड रिजल्ट है कार वर्थ रुपीस 10 lakhs। अब अगर आप 10 lakhs को भी काउंट करोगे और इन सब को भी काउंट करोगे, तो डोंट यू थिंक ये तो डबल काउंटिंग हो गया? हाँ जी, इसलिए जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ फाइनल गुड्स को लिया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को हटाया जाता है। क्या आप समझते हैं फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स यानी कि वह गुड्स जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उसे फर्दर रीसेल नहीं कर रहा है, ना ही उस गुड्स का फॉर्म चेंज कर रहा है, मतलब वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में उसे कंज्यूम कर रहा है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में यूज हो गए, जैसे बैटरी किसके प्रोडक्शन में यूज हो गई? कार के। ग्लास किसके प्रोडक्शन में यूज हो गए? टायर किसके प्रोडक्शन में यूज हो गए? कार के। सो दिस आर इंटरमीडिएट गुड्स व्हिच आर यूज्ड, व्हिच आर फर्दर प्रोसेस्ड, व्हिच आर ट्रांसफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स। इज दैट क्लियर? ओके, अगर आप ऐसा करने लग गए, मान लीजिए कि आपने यहां पर बैटरी को इंक्लूड करना, सॉरी आपने टायर को इंक्लूड करना शुरू कर दिया, तो फिर टायर का रॉ मटेरियल क्या होता है? रबर। अपोलो टायर्स ने भी रबर खरीदा होगा, मान लीजिए उन्होंने 6,000 रुपीज का रबर खरीदा होगा, तो फिर तो ये भी इंक्लूड करना पड़ जाएगा। नो, दिस इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट काउंटेड, क्योंकि अल्टीमेट आउटकम देखेंगे ना, कितने वर्थ का प्रोड्यूस हुआ है। अगर आप इंटरमीडिएट आउटकम्स भी जोड़ लेंगे और फाइनल भी जोड़ लेंगे, तो ये तो न जाने कितनी मल्टीपल काउंटिंग्स हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? बोलो ठीक है। ओके, ये था पहला पॉइंट कि कौन से गुड्स काउंट होते हैं दोस्त? सिर्फ फाइनल गुड्स, और इंटरमीडिएट गुड्स को वहां से हटाया जाता है, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजन, अदरवाइज मल्टीपल काउंटिंग या डबल काउंटिंग हो जाएगी। दूसरी चीज,
जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इंडिया की बाउंड्रीज में जो भी प्रोडक्शन हुआ है या सर्विसेज रेंडर हुई है वो इसके अंदर काउंट होगी। फिर वो भले ही एक भारतीय इंडिया में रहकर करे प्रोडक्शन या सर्विस दे, या फिर एक अमेरिकन इंडिया में आए और यहां पर प्रोडक्शन करे या सर्विसेज दे, वो सब किसके किसके जीडीपी में काउंट होगी? हमारे देश इंडिया के जीडीपी में काउंट होगी। इसीलिए मोदी जी पता है क्या कह रहे हैं? मेक इन इंडिया। क्या बोल रहे हैं? मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया सो दैट इट गेट्स काउंटेड इन इंडियन जीडीपी। अभी तक वो चाइना वाले बना रहे हैं तो उनका जीडीपी बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप चाइनीज कंपनी हो ना, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप वन प्लस हो, आप शायोमी हो, आप एमआई हो, आप कोई भी चाइनीज कंपनी हो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट यू हैव टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, क्योंकि जब आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो उसी तरीके से दोस्तों आज की तारीख में हमारा देश भी क्या करता है, जो डिफेंस के एरोप्लेन्स है वो आते कहां से? रशिया से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, लेकिन हमारा देश उनके ऊपर प्रेशर बनाता है कि कोई बात नहीं, हम खरीदेंगे आपसे ही और आप ही की कंपनी से, लेकिन वो बनना कहां चाहिए? इंडिया में बनना चाहिए, सो दैट इट गेट्स काउंटेड इन द जीडीपी ऑफ इंडिया। यानी कि दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कोई भेदभाव नहीं करता है कि आप भारतीय हो या आप चीनी हो या आप अमेरिकी हो। वो देखता है कि क्या भारतवर्ष की जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर प्रोडक्शन हुआ है, फिर वो किसी ने भी किया हो, अमेरिकन कंपनी ने किया, अमेरिकन सिटीजन ने किया, इट डजंट मैटर, इंडियन सिटीजन ने किया, इट डजंट मैटर, हमारी देश की बाउंड्रीज के बीच में हुआ है, मतलब ये हमारे जीडीपी में काउंट होगा। इज दैट क्लियर? ये कुछ कुछ आ रही है आपको बातें समझ में, है ना? ओके दोस्तों, ये जो हम जीडीपी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, है ना, ये जो हम जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये क्या उतना आसान है जितनी आसानी से हम यहाँ पर क्लासरूम एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं? नहीं। जब आप इस क्लासरूम से बाहर निकलोगे तो आप देखोगे ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स। आप थोड़ा सा आगे चले, आपने देखा यहाँ तो एक पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप क्या कर रहा है? पेट्रोल डीजल का सेल कर रहा है। ये भी तो कहीं ना कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट होना चाहिए, बिकॉज इट इज मेकिंग योर लाइफ कन्वीनियंट। ये भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। आप थोड़ा सा आगे चले, आपने देखा एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये भी क्या है? जीडीपी। आपने देखा थोड़ा सा आगे वहां पर एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज है, आपने देखा ये भी क्या है? जीडीपी का हिस्सा है, राइट? आप उससे थोड़ा और आगे चले, आपने देखा यहाँ एक होटल है, होटल में कुछ लोग रेस्टोरेंट में डाइनिंग कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? जीडीपी का हिस्सा है, राइट? फिर आप थोड़ा सा और आगे चले और आपने देखा यहाँ पर एयरटेल का ऑफिस है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, ये भी क्या है? जीडीपी का हिस्सा है। आप थोड़ा सा और आगे चले और वहां पर आपने टू व्हीलर का शोरूम देखा, हीरो नाम की कंपनी का, वहां पर टू व्हीलर्स बेच रहे हैं, ये भी क्या है? जीडीपी का हिस्सा है, राइट? आप थोड़ा सा और आगे चले और आपने देखा यहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां किताबें छप रही है, ये भी क्या है? जीडीपी का हिस्सा है। आप थोड़ा और आगे चले, आपने देखा यहाँ पर सेलफोन की शॉप है, सेलफोन की शॉप क्या कर रही है? सेलफोन सेल कर रही है, सेलफोन भी तो मैन्युफैक्चर हुए, ये भी क्या है? जीडीपी का हिस्सा है। मतलब तमाम सारी चीजें क्या है? जीडीपी का हिस्सा है। वो व्यक्ति जो आपके टू व्हीलर की रिपेयर करता है ना, आपसे 40 रुपए लेता है और आपका टू व्हीलर रिपेयर करके दे देता है, वो भी क्या है? जीडीपी का हिस्सा है। मैं भी जीडीपी का हिस्सा हूं, कहीं ना कहीं आप भी जीडीपी का हिस्सा है, राइट? लेकिन इससे थोड़ा सा आप और आगे बढ़े और आपने देखा कि एक व्यक्ति सड़क पे गिर गया है। कोई आया और उसने इस व्यक्ति को उठाया और उसने देखा अरे इसे तो चोट लगी है। उसने क्या किया? उसको कुछ इलाज कर दिया, नेचुरल तरीके से इलाज कर दिया, यानी कि वो पेड़ की पत्तियां तोड़कर लाया, उसने उसका कुछ मरहम बनाया और इसका इलाज कर दिया। ये जीडीपी नहीं है। अगर ये इस व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता, वहां एडमिट करता और वहां पैसे देता और पैसों में इलाज होता, तो ये जीडीपी होता। लेकिन अगर फ्री में इलाज हो गया तो ये जीडीपी नहीं, क्योंकि कहीं पर भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आया ही नहीं, राइट? दोस्तों, अगर आपने अपने घर पे किसी की सेवा कर दी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके बड़े भैया को चोट लग गई, वो 1 महीने तक बेड रेस्ट पर है और आप उनकी सेवा कर रहे हो, इट डजंट गेट्स काउंटेड अंडर जीडीपी।
एक माता अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है, इट डजंट गेट्स काउंटेड अंडर जीडीपी ऑल्दो शी इज वर्किंग, बट क्योंकि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो वो जीडीपी नहीं है। हाँ, अगर यही माता किसी एक बेबी सिटर को अपॉइंट करती, एक आया बाई को अपॉइंट करती कि आपको ध्यान रखना है इसका दिन भर और मैं 3,000 रुपए आपको दूंगी, तो फिर ये जीडीपी है, बिकॉज सर्विसेज अब हमने किसी और की ले ली, राइट। उसी तरीके से अगर हमारे बड़े भैया की सेवा हम करने की बजाय किसी एक फिजिशियन को बुलाते और उसे कहते हम आपको 5,000 रुपए देंगे, आप इनको फिजियोथेरेपी कर दें, तो ये जीडीपी का हिस्सा है। यानी पेड सर्विसेज किसका हिस्सा है? जीडीपी का हिस्सा है। फ्री सर्विसेज जीडीपी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो काउंट नहीं हो पाती। इज दैट क्लियर? ओके। अगर किचन में मम्मी खाना बना रही है तो ये जीडीपी का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने किसी को रख लिया मेड को, and she is preparing the food and we are, let us say, giving her 4,000 rupees per month, ये जीडीपी का हिस्सा है। इज दैट क्लियर? बोलो। ओके। एक किसान भाई है, खेतों में हरियाली लहरा रही है, उसने ये फसल काटी और ले जाकर मंडी में बेच दी, मान लीजिए 2 लाख रुपए में बेच दी, ये जीडीपी का हिस्सा है, ठीक है। पर उस किसान ने वो जो 2 लाख रुपए की फसल बेची, उसका 10% यानी 20,000 रुपए वर्थ की, 20,000 वर्थ की फसल उसने खुद ने अपने ही घर में ओन कंजम्पशन के लिए रख ली, ये भी जीडीपी का हिस्सा है। ये भी जीडीपी का हिस्सा है, बिकॉज प्रोडक्शन तो हुआ है, प्रोडक्शन तो हुआ है। इज दैट क्लियर? एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इज दैट क्लियर? तो अगर किसान भाई ने खुद ने प्रोडक्शन किया है फॉर ओन कंजम्पशन, इट गेट्स काउंटेड अंडर जीडीपी। आप ये सोच रहे होंगे कि इसको आखिर काउंट नहीं, पहली बात तो बताओ कि काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देश में प्रोडक्शन तो हुआ है, हाँ, फिर भले उसने दूसरे का पेट भरा हो या खुद का पेट भरा हो, प्रोडक्शन तो हुआ है, डेवलपमेंट तो हुआ है, तो ये काउंट तो होगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आखिर इसको काउंट कैसे करेंगे? तो दोस्तों, जीडीपी का काउंटिंग आसान नहीं है। जीडीपी को काउंट हम 3 डायमेंशन से करते हैं। कितने डायमेंशन से करते हैं? 3 डायमेंशन से। रिजल्ट सेम आएगा, तीनों से आंसर सेम आएगा थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, तो प्रैक्टिकली तो आंसर सेम नहीं आएगा, लेकिन थियोरेटिकली वो 3 मेथड्स है जिन तीनों से आंसर सेम आता है। और ये तीनों जो मेथड्स है, इट रिवॉल्व्स अराउंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या वर्ड बोल दिया दोस्त मैंने? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंसान अपनी सर्विसेज, मुझे इमेजिन करना है, इंसान अपनी सर्विसेज देता है, उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं, उन पैसों से वो फिर से खर्चा करता है। मान लीजिए उसने कार खरीदी, मान लीजिए उसने उसके अंदर पेट्रोल डलवाया, मान लीजिए उसने कुछ टेलीफोन का बिल पे करा, मान लीजिए उसने कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, ये पैसा उसके पास आया और उसके पास से वापस गया भी सही, उसके बदले में उसके पास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आई है जिसको उसने कंज्यूम किया। सो जीडीपी का कैलकुलेशन इज अ 3 डायमेंशनल, जीडीपी का कैलकुलेशन क्या है? 3 डायमेंशनल कैलकुलेशन है। यानी आप इस एंगल से भी देख सकते हो जीडीपी को, आप इस एंगल से भी देख सकते हो जीडीपी को, और आप एक और एंगल है उससे भी देख सकते हो जीडीपी को। तीनों में से किसी भी एंगल से देख लो, आंसर सेम आएगा। तीनों में से किसी भी एंगल से देख लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेट अस सपोज कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि प्रवीण सर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी में, प्रवीण सर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी में, तो वो 3 तरीके से आप मेजर कर सकते हो और शर्त लगा लो तीनों से आंसर सेम आएगा। सबसे पहला कि मैंने कितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंज्यूम करी, मैंने साल भर में कितने वर्थ के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंज्यूम करी। अरे जो मैंने कंज्यूम करी वो किसी ने प्रोड्यूस करी होगी ना, तो वो जीडीपी का हिस्सा हुआ ना। हाँ, तो मैंने आखिर कितने वर्थ के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करी, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्रवीण सर ने क्या क्या कंजम्पशन किया। मैंने कार खरीदी, कार का कंजम्पशन हुआ,
मैंने घर बनाया, घर का कंजम्पशन हुआ। मैंने घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, ये भी क्या हुआ, कंजम्पशन हुआ। मैंने बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदे, ये भी क्या हुआ, कंजम्पशन हुआ। मैं किसी दिन संडे रेस्टोरेंट गया, वहां पर मैंने डिनर किया, ये भी क्या हुआ, कंजम्पशन हुआ। मेरे पास टेलीफोन की सिम है, मैंने उसका बिल पे करा, ये भी क्या हुआ, कंजम्पशन हुआ। यानी जितने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मैंने कंज्यूम करे, अगर मैं उन सबका सम टोटल लगा लूं तो ये क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। बस अब मेरी जगह पूरे देश की 135 करोड़ की आबादी को रख दो कि पूरे 135 करोड़ की आबादी ने आखिर कितने गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन किया। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो कंजम्पशन हुआ उसका प्रोडक्शन हुआ। यानी आप एक तरीका जीडीपी को कैलकुलेट करने का क्या हुआ कि पूरे देश भर में कितना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है। इज दैट क्लियर? बोलो। एक एक तरीका ये हुआ जीडीपी को कैलकुलेट करने का, राइट? ओके। इसके अंदर हमने किस चीज को हटा दिया, इंटरमीडिएट चीजों को हमने हटा दिया, क्योंकि इंटरमीडिएट चीजें देश की आबादी ने कंज्यूम नहीं करी। इंटरमीडिएट चीजें तो फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करती। तो अल्टीमेटली जब मैंने फाइनल गुड्स का कंजम्पशन काउंट कर लिया, फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन काउंट कर लिया, तो फिर मुझे इंटरमीडिएट गुड्स की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके। दूसरा तरीका अगर आपको देखना है जीडीपी को कैलकुलेट करने का, तो वो है इनकम मेथड। क्या है? इनकम मैथ। मतलब ये देख लो कि प्रवीण सर की ओवरऑल इनकम कितनी है, क्योंकि प्रवीण सर कंजम्पशन कितना कर पाएंगे, जितनी उनकी इनकम है, राइट? तो सिंपल सी बात है, या तो आप ये देख लो कि कितने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन किया है, यानी इतने का ही प्रोडक्शन हुआ है, राइट? और या फिर ये देख लो कि लोगों की देश में इनकम कितनी है, जितनी इनकम है उतना ही हमारा जीडीपी है। इज दैट क्लियर? बोलो। ओके। सिर्फ मेरी इनकम मत देखो, पूरी देश की आबादी की इनकम देखो। तो पूरी देश की आबादी की जब आप इनकम देखोगे, तो इसमें कुछ लोग वो होंगे जो सैलरीड होंगे, हाँ, जो सैलरी क्लास होंगे, यानी कि वो किसी फैक्ट्री के लिए, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, उन सब की इनकम काउंट कर लो, सर्विस क्लास की इनकम काउंट हो गई। ओके। कुछ लोग होते हैं जो लैंडलॉर्ड पार्टी होते हैं, खूब सारी जमीन जायदाद होती है, वो जमीन जायदाद को किराए पे चला देते हैं, उनकी इनकम कैसे होती है, रेंटल इनकम होती, रेंट काउंट कर लो। फिर कुछ लोग वो होते हैं जो ब्याज पे पैसा चलाते हैं, उनकी इंटरेस्ट की इनकम होती, इंटरेस्ट को काउंट कर लो। कुछ बिजनेसमैन होते हैं और वो बिजनेसमैन ने इधर वेजेस भी पे करी, उस बिजनेसमैन ने इधर रेंट भी पे करा, व्यापारी, उस बिजनेसमैन ने इधर इंटरेस्ट भी पे करा, और आखिरी में उसके पास क्या बचा, प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट काउंट कर लो, है ना? कुछ लोग रहते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर साहब हो गए, या एक इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। वो डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में एक तरीके से वर्कर भी वही है, कैपिटल भी उन्होंने ही लगाया है, जगह भी उन्हीं की है, और बचा हुआ जो प्रॉफिट आता है उनके बिजनेस में वो भी उन्हीं का है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये लोग मिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमी को क्या करते हैं, मिक्स्ड इनकम। क्योंकि जो डॉक्टर साहब की ओवरऑल कमाई है उसके अंदर एक तो उनकी खुद की वेजेस है, उन्होंने जो कैपिटल लगाया उसका रिटर्न भी है, उन्होंने जो जगह इस क्लिनिक को दी है, एज्यूमिंग कि उनकी ओन जगह, क्योंकि किसी और की जगह तो उसको पहुंच चुका रेंट, पर अगर उनकी खुद की जगह है तो एक तरीके से जो उनकी कमाई है उसमें इसका एक इंप्यूटेड रेंट भी, नोशनल रेंट भी शामिल है, और जो बचा वो उनका खुद का प्रॉफिट भी शामिल है। इज दैट क्लियर? बोलो। तो दो तरीके मैंने अभी तक आपको जीडीपी के कैलकुलेट करने के बता दिए, एक तो सारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देख लो, है ना, और या फिर दूसरा क्या देख लो, इनकम देख लो। इज दैट क्लियर? बोलो। इन दोनों से आइडियली आंसर सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब गुड्स का प्रोडक्शन हुआ तभी तो किसी को इनकम मिली, जब सर्विसेज प्रोवाइड करी तभी तो डॉक्टर साहब को इनकम मिली। इज दैट क्लियर? तो दोनों से जो आंसर आना चाहिए वो तो सेम है भाई। जैसे इस सेलफोन का प्रोडक्शन हुआ, मान लीजिए सेलफोन 50,000 रुपए का, तो अगर मैं इस सेलफोन की या तो वर्थ देख लूं कि ये कितने का है, अज्यूमिंग 50,000 का, मैं प्रोडक्शन से देख लूं 50,000, ओके। पर किसी ने इस सेलफोन को बेचा, बेचा तो उसे 50,000 रुपए मिले ना, 500 की गड्डी मिली ना उसको, 50,000 मिले। उस 50,000 में से उसने वर्कर की सैलरी भी दी, रेंट भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया, प्रॉफिट भी दिया।
इसके अलावा और एक और कोई सा भी खर्चा नहीं लगता इसके अलावा, और कोई सा भी खर्चा आप मुझे गिना दो, मैं मान जाऊं। सेलफोन, सेलफोन बिका 50,000 में, तो अगर मैं पहली मेथड से जाऊं कि कितने वर्थ के गुड्स प्रोड्यूस करे, तो मेरा जीडीपी कितना आ गया, 50,000। दूसरी मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड में एज्यूम करना है कि 50,000 रुपीज हमने किसको दिए, इस कंपनी को दिए जिसने सेलफोन प्रोड्यूस करा। वो 50,000 उस कंपनी की इनकम नहीं है, उस 50,000 में से वो कुछ सैलरीज देगा, वेजेस एंड सैलरीज, कुछ वो रेंट देगा, कुछ वो इंटरेस्ट देगा जिन्होंने डेट कैपिटल प्रोवाइड करी, और कुछ वो रख लेगा प्रॉफिट। हाँ, कोई सा ऐसा खर्चा बता दो जो मैंने अभी तक नहीं बोला। वेरी गुड, कितना सही खर्चा पिन पॉइंट किया, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कॉस्ट इज ऑलवेज जीरो। ओ माय गॉड, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, हमेशा जीरो होती है। ये जब कॉस्टिंग के अंदर आप पढ़ते हो रॉ मटेरियल इतने रुपए का एंड सो ऑन, देश के और दुनिया के लेवल पे देखोगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इज ऑलवेज जीरो। एक मिनट, ये सेलफोन है, सेलफोन में रॉ मटेरियल लगा है, हाँ, सेलफोन में बैटरी लगी, हाँ, बैटरी बनाने में कुछ मेटल्स यूज हुए हैं। कहां से आए ये मेटल्स, अर्थ में से। अर्थ, अर्थ, अरे धरती में से निकले ना मेटल्स। हाँ, तो ऐसा होता है धरती को पैसे देने, लो धरती 5,000 रुपए रख लो, मुझे मेटल दे दो, नहीं। रॉ मटेरियल इज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। एक मिनट यार, कोई आपको तो मालूम ही होगा ना कि ह्यूमन बींग्स कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, दे कैन ओनली ट्रांसफॉर्म। ये इंटर है ना, आप कभी दुनिया में कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना बचपन में। हाँ, तो ये जो रॉ मटेरियल है ये सब कहां से निकल गया, कोई ऐसे हवा से है रॉ मटेरियल, या कहीं ना कहीं हमने अर्थ से निकाला है। अर्थ से क्रूड ऑयल आपने अर्थ से निकाला है, तो क्या आपने क्रूड ऑयल के धरती माँ को पैसे दिए, नहीं। नहीं पर सर वो क्रूड ऑयल में खर्चा तो लगता है, हाँ, दैट इज योर वेजेस। एक मिनट, क्रूड ऑयल आपको जमीन से निकालना है ना, तो आपको जमीन को पैसे नहीं देने, पहली बात तो ये। जमीन तो बोलती फ्री में ले जाओ, बस आपको निकालने का खर्चा लगेगा। निकालोगे कैसे, दो चीजें लगेंगी, एक तो वर्कर लगेंगे, दूसरी मशीन्स लगेंगी। वर्कर यानी वेजेस, मशीन्स यानी अगेन मशीन में जो मटेरियल यूज हुआ है, वो कुछ लोहा यूज हुआ होगा, आयरन, वो भी तो फ्री में ही आया है अर्थ से, पर उस मशीन को बनाने में जो लेबर लगी होगी वो वेजेस हो गई। तो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल की कॉस्ट इज नथिंग अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखो तो। अरे यार, जैसे ये शर्ट बना है, शर्ट में क्लोथ है, हाँ, तो दैट इज रॉ मटेरियल। बट वो कॉस्टिंग में छोटी सोच पर कि मैं मेरी कंपनी के एंगल से देख रहा हूं तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, बट मैं दुनिया के एंगल से देख रहा हूं तो इसको शर्ट को बनाने के लिए मुझे थ्रेड लगी, थ्रेड के लिए मुझे कॉटन लगा, कॉटन कहां से आया, अर्थ से आया। और कॉटन में आपको जो खर्चा लगा वो सिर्फ वेजेस का ही खर्चा लगा है, बाकी तो वो अपने आप ही बना है। नहीं सर, फर्टिलाइजर भी तो लगाया, हाँ, तो आप फर्टिलाइजर पर आ जाओ, पेस्टिसाइड पर आ जाओ, उसके लिए भी कुछ केमिकल्स लगेंगे, पर वो भी तो कुछ लोगों ने बनाए होंगे, और उसके लिए भी जो रॉ मटेरियल आया होगा वो सबसे पहला रॉ मटेरियल तो फ्री में ही मिलता है। अरे जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये लकड़ी की कोई चीज है, तो इसमें वुड इज अ रॉ मटेरियल, बट वुड आई कहां से, पेड़ से। पेड़ ने आपसे पैसे मांगे क्या, हाँ, पेड़ ने पैसे मांगे क्या, नहीं, राइट, वो आया तो फ्री में। तो अल्टीमेटली आपका जो खर्चा रहता है वो सिर्फ किसका रहता है, वेजेस। द वेजेस दैट हैव वेंट इन कटिंग द ट्रीज इज योर रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ वुड। बट अल्टीमेटली वो रॉ मटेरियल नाम दे दिया गया, बट वो है तो क्या, सब वेजेस। इज दैट क्लियर। हाँ, तो फिर इस सेल फोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ किसके नाम पर होगा, वेजेस के नाम पर होगा। अब आप बोलोगे कि सेल फोन में कुछ रॉ मटेरियल लगा है, तो रॉ मटेरियल भी कुछ लोगों ने प्रोड्यूस करा होगा, तो उनकी वेजेस हम काउंट करेंगे। हमारे जो देश की आबादी है उसमें से कुछ लोग होंगे जिन्होंने सेल फोन की वेजेस अर्न करी होगी, कुछ लोग होंगे जो सेलफोन के कंपोनेंट्स की वेजेस अर्न करेंगे। इज दैट क्लियर। हाँ जी, तो मैंने क्या क्या बोल दिया, यहाँ पर दो तरीके होते हैं जीडीपी को काउंट करने के, या तो ये देख लो कि कितने वर्थ के गुड्स प्रोड्यूस हुए, या फिर जो लोगों ने प्रोड्यूस करे उनकी इनकम कितनी है। इज दैट क्लियर। और इनकम में रॉ मटेरियल की इनकम काउंट होगी क्या, नहीं। रॉ मटेरियल मैंने क्या बोला, इसकी कॉस्ट फ्री है, जिस कॉपी किताब में आप लिख रहे हैं, हाँ,
वो भी कहीं ना कहीं पल्प से बनी हुई है और अल्टीमेटली वो ट्री से आया है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट एक तरीके से कुछ भी नहीं, जो है सब वो वेजेस है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। दो मेथड मैंने बता दी, एक तो गुड्स की वर्थ कितनी, और दूसरा उस गुड्स को जब किसी ने बनाया तो उसने इसको बेचा तो उसने आखिर कितना कमाया, उसकी इनकम कितनी। ठीक है, बोलो। तीसरा तरीका होता है कि आप लोगों की इनकम मत देखो, आप उनका एक्सपेंडिचर देख लो। बिकॉज इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक मिनट, पी एंड एल अकाउंट में क्या पढ़ते हो? पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड होती है एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड क्या होती है? इनकम। इज दैट क्लियर? तो या तो आप मेरी इनकम देख लो, ये हुआ जीडीपी, मैंने इतना कंट्रीब्यूट करा, या फिर आप मेरे एक्सपेंडिचर्स देख लो कि मैंने कितना 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 एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, बस एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि इंसान जितना कमाता है उतना पूरा एक्सपेंडिचर नहीं करता, वो कुछ सेविंग कर लेता है, वो कुछ बचा लेता है। तो आपने इसमें सेविंग को भी काउंट करना पड़ेगा, यानी उसके इन्वेस्टमेंट को भी काउंट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो जीडीपी हम तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और तीनों से जो आंसर आता है वो सेम आता है। दोस्तों इस बात को मैं यहां पर लिखता हूं। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी के कैलकुलेशन में हम तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आखिर कितने वर्थ का हुआ। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आखिर कितने वर्थ का हुआ। खैर, ये जो भी प्रोडक्शन हुआ होगा, ये जो भी प्रोडक्शन हुआ होगा, इसे बेचकर किसी भाई ने कुछ इनकम कमाया होगा। सो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम्स। और फैक्टर इनकम्स के अंदर क्या क्या आ जाता है? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ओके, खैर ये जो आपने इनकम कमाया होगा, तो कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता है कि वो सिर्फ कमाए ही कमाए। हम्म, उसको ये जो भी उसने कमाई करी है, उसको वापस से इस कमाई को खर्चा करना पड़ता है। सो थर्ड इज डिस्पोजिशन। सो थर्ड इज डिस्पोजिशन और कंजम्पशन। और अगर आपने नहीं किया कंजम्पशन तो बचा हुआ आप क्या करोगे फिर? इन्वेस्टमेंट और क्या? सेविंग्स, है ना? हाँ जी। अच्छा, ये जो आप डिस्पोजिशन करोगे, डिस्पोजिशन या कंजम्पशन, किसका कंजम्पशन करोगे? प्रोडक्शन का, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये जो डिस्पोजिशन है ये अगेन कहां पर कनेक्ट होगा? प्रोडक्शन पर कनेक्ट होगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है, मैंने ये फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर दिया। हाँ, अब जो जो भाई लोग इस फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, जैसे ये फिनिश गुड्स बिकेगा तो इन सबको इनकम मिलेगा। हाँ, अब जब इन लोगों को इनकम मिलेगी तो जाकर ये दूसरा खर्चा करेंगे कुछ। ठीक है, जैसे एक वर्कर को वेजेस मिल गई तो वो वेजेस मिलने के बाद उसका खर्चा करेगा ना, जाकर अपने लिए कुछ फूड लेकर आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो वो डिस्पोजिशन करेगा तो फिर किसको पैसा मिलेगा? एक किसान को, फार्मर को पैसा मिलेगा। या फिर वो बंदा अपने सिम में रिचार्ज डलवाएगा तो फिर एक टेलीकॉम कंपनी को पैसा मिलेगा, सर्विसेज को पैसा मिलेगा। अच्छा, जब वो किसान को
उसकी फसल का, या टेलीकॉम कंपनी को उसको सर्विसेज का पैसा मिलेगा तो टेलीकॉम कंपनी अपने वर्कर को फिर से वेजेस देंगे एंड सो ऑन, राइट? सो इट इज अ सर्क्यूलर फ्लो, इज दैट क्लियर? ये सर्क्यूलर फ्लो ये चलता ही जाता है, इकोनॉमी के अंदर पैसा सर्कुलेट होता चला जाता है। इंसान सर्विसेज देता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसके बदले में उसे पैसा मिलता है, वो जाकर उसे एक्सपेंडिचर करता है, वो जब किसी को एक्सपेंडिचर करता है तो उसके गुड्स बिकते हैं, तो जब उसके गुड्स बिकते हैं तो फिर उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो लोग लगे उनको इनकम मिलती है, जब उनको इनकम मिलती है तो फिर से एक्सपेंडिचर करते हैं, वो जब एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो कुछ गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं, तो जब वो गुड्स और सर्विसेज बिकते हैं तो उसको जिसने प्रोड्यूस करा उनको फिर से इनकम होती है, एक्सपेंडिचर, और ये चलता चला जाता है। इज दैट क्लियर? ओके। इसलिए दोस्तों जीडीपी का कैलकुलेशन एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 एंगल से किया जा सकता है। एक मिनट, तीनों को जोड़ मत देना, ट्रिपल हो जाएगा, है ना? 3 एंगल से किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका तो है, सबसे पहला तरीका होता है प्रोडक्ट मेथड। क्या बोल दिया? प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहला तरीका होता है प्रोडक्ट मेथड, यानी कि यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि कितने वर्थ का प्रोडक्शन हुआ है, गुड्स का और सर्विसेज का, राइट? सो व्हाट डू वी डू हियर इज वी मेजर प्रोडक्शन based on the concept of value added। हाँ जी, हम किस कॉन्सेप्ट पर प्रोडक्शन को मेजर करते हैं? बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मीनिंग समझ रहे हो क्या? कि हम इंटरमीडिएट गुड्स के कंजम्पशन को डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। इज दैट क्लियर? बस ये देखते हैं कि हमने कितनी वैल्यू ऐड की है, ठीक है? ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स इनकम, ये भी एक तरीका होता है जीडीपी को कैलकुलेट करने का, और इसे हम कहते हैं इनकम मेथड। हाँ जी, इसे हम क्या कहते हैं? इनकम मेथड। यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो ऊपर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो जब बिके तो लोगों को कमाई हुई, वो कमाई आखिर कितनी हुई, राइट? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहां पर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स टू various factors of production, to various factors of production। जो various factors of production है, जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी, आखिर उनको कितनी इनकम? बात तो एक ही ना यार, जितने वर्थ के गुड्स हैं वो देख लो, या फिर जो जो लोगों ने उसको बनाया है उन सब की मिलाकर इनकम देख लो, आंसर तो सेम ही आएगा। सेलफोन कितने वर्थ का है? 50,000 वर्थ का है, तो सेलफोन का वर्थ देख लो, या सेलफोन जिन जिन लोगों ने बनाया है उन सबको मिलाकर कितनी इनकम हुई है वो देख लो, तो उनकी सबकी मिलाकर इनकम का टोटल कितना आएगा? 50,000 ही आएगा। इज दैट क्लियर? है ना? ओके। या फिर तीसरा तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलते हैं यार तीसरे तरीके को? एक्सपेंडिचर मेथड। ओके। तीसरा तरीका होता है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि ये देख लो कि आखिर इन सब लोगों ने कितना खर्चा किया, जो देश की आबादी उसने कितना खर्चा किया, जितना खर्चा किया उतने का जीडीपी हुआ है। इज मैंने खर्चा किया मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी ने तो प्रोड्यूस किया होगा ना, गुड्स प्रोड्यूस करा होगा, सर्विसेज, तो जितना मेरा एक्सपेंडिचर है वो सब क्या हो गया? मेरा वो सब क्या हो गया? देश का जीडीपी, राइट?
बस उसके अंदर आपको एक और चीज अलग से क्या छोड़नी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इंसान ने हो सकता है कुछ कमाया तो हो, मतलब उसने तो प्रोडक्शन किया हो बट उसने एक्सपेंडिचर नहीं किया, तो प्रोडक्शन की वैल्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर की वैल्यू कम है, जो डिफरेंस है वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट से सेविंग्स है, राइट। तो वो और हमें यहां पर काउंट करनी पड़ती है, राइट। सो हियर वी look at expenditure on final sales of goods and services। अब अगर मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दूं तो देश की सरकार इस मेथड से तो एक देश इस मेथड से, इस मेथड से और इस मेथड से, तीनों मेथड से अपने देश का जीडीपी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तीनों मेथड से आप अपने देश का जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो। देखना तीनों मेथड से कैसे कर सकते हो। सबसे पहली कौन सी मेथड आ गई, प्रोडक्शन मेथड। यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट क्या करेगी, जितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको कांटेक्ट करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज को कांटेक्ट करा, उनसे वो पूछेंगे कि आखिर आपने कितना ऑयल रिफाइनरी में ऑयल का प्रोसेसिंग करा, आपने टेलीकॉम सर्विसेज में आखिर कितने वर्थ की सर्विसेज दी, यानी कितना आपका रेवेन्यू आया। जितना आपका रेवेन्यू आया वो एक तरीके से क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो गया। वो एयरलाइंस को कांटेक्ट करेंगे, टाटा की एयरलाइंस को कांटेक्ट करेंगे, इंडिगो एयरलाइंस को कांटेक्ट करेंगे, स्पाइस जेट को, कि आपका कितना रेवेन्यू आया, जितना आपका रेवेन्यू आया उतने वर्थ की आपने सर्विसेज दिए। फिर वो सारे हॉस्पिटल्स को कांटेक्ट करेंगे, अपोलो हॉस्पिटल्स को, कि आपका कितना आखिर रेवेन्यू आया, मतलब उतने वर्थ की आपने सर्विसेज दिए। वो सारी होटल्स चेन्स को कांटेक्ट करेंगे, ताज होटल को कांटेक्ट करेंगे, आपका कितना रेवेन्यू आया, इतने वर्थ की आपने सर्विसेज दिए। फिर वो और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कांटेक्ट करेंगे, राइट, और देखेंगे कि कितने वर्थ की आपने सर्विसेज दी। यानी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को और सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री को काउंट कर लेंगे, सारी कंपनीज को, और उनका रेवेन्यू समाप्त कर लेंगे। बस उसमें से इंटरमीडिएट का रेवेन्यू वो माइनस कर देंगे, क्योंकि जो इंटरमीडिएट में एक का रेवेन्यू है वो दूसरे की कॉस्ट है ना। तो जब हमने फाइनल वाले का रेवेन्यू काउंट कर लिया है तो आपको इंटरमीडिएट वाले का रेवेन्यू काउंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो उसका रेवेन्यू वो तो इसकी कॉस्ट है, तो डबल इंक्लूजन हो जाएगा ना, कि इसका भी रेवेन्यू ले लिया और इसका भी रेवेन्यू ले लिया, बस ये फाइनल वाले का रेवेन्यू ले लो। तो देश में जितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, सबका रेवेन्यू काउंट कर लो, है ना, कितने वर्थ के गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस करे। इज दैट क्लियर। यानी सरल शब्दों में जीएसटी रिटर्न देख लो, जीएसटी, जीएसटी में आ जाता है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सारा गुड्स और सर्विसेज का सेल देख लो, उसका टोटल लगा लो, और इंटरमीडिएट गुड्स को आप वहां से माइनस कर दो। ये आ गया देश का जीडीपी, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि जीएसटी की वेबसाइट पर मत जाओ, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाओ और देखो कि एक डॉक्टर ने कितनी इनकम का रिटर्न फाइल किया। हाँ, एक एम्प्लॉय ने, एक इंजीनियर ने कितनी इनकम का रिटर्न फाइल करा। जैसे इन्फोसिस है तो इन्फोसिस के सारे एम्प्लॉइज की सैलरी काउंट कर लो, है ना। फिर इन्फोसिस ने और दूसरे खर्चे करे होंगे, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पे किया होगा, वो इंटरेस्ट इनकम किसी न किसी ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करी होगी, वो इंटरेस्ट इनकम काउंट कर लो। इन्फोसिस ने हो सकता है रेंट पे किया हो किसी को, तो किसी न किसी को वो रेंट मिला होगा, तो उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट किया होगा ना रेंट, वो काउंट कर लो। बोलो। यानी कि आप क्या कर लो कि यहां पर वेजेस, सारे सैलरीड वर्कर्स के इनकम टैक्स रिटर्न जोड़ लो, जिन जिनको ब्याज की इनकम हुई वो जोड़ लो, जिन जिनको रेंट मिला वो जोड़ लो, और जो व्यापारी है उनके बिजनेस प्रॉफिट जोड़ लो, क्योंकि व्यापारी को बिजनेस प्रॉफिट कब मिला, जो सारा सेल्स हुआ उसमें से ये सब पे करने के बाद वो प्रॉफिट जोड़ लो। इज दैट क्लियर। बोलो, है ना। तीसरा तरीका देखो, एक तो जीएसटी वाला तरीका हो गया, जीएसटी से उठा लो सारा कितने वर्थ का सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हुआ है। दूसरा क्या बोल दिया मैंने, इनकम टैक्स रिटर्न, सबके सारे लोगों के इंडिया की इनकम जोड़ लो, तो अपने आप ही वो जो इनकम आप जोड़ लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। और तीसरा है कि आप लोगों के खर्चे के बिल देख लो कि लोगों ने खर्चा कितना किया है। लोगों ने खर्चा कितना किया है वो ऑब्वियसली किस पर किया होगा, गुड्स एंड सर्विसेज पर किया होगा। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज की वर्थ है वही क्या होगा, एक्सपेंडिचर।
और जो एक्सपेंडिचर है वो कहां से आया होगा, इनकम से ही आया होगा, और इनकम किसको बेचकर हुई, गुड्स एंड, इनकम किसको बेचकर हुई, प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज को, तो ये सब सेम आना चाहिए। बस एक्सपेंडिचर के अंदर आपने एक और चीज क्या जोड़नी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक खास बात बताऊं मैं आपको, इंसान इन्वेस्टमेंट भी कहां करता है, जैसे उसने गोल्ड जाकर खरीद लिया, गोल्ड गोल्ड खरीद लिया, मान लो कि उसने 100 ग्राम का सोने का बिस्किट खरीद लिया, वही जैसे मान लो मैंने इस साल 5 लाख रुपए कमाए, मैंने कहा यार कुछ प्रवीण सेविंग भी कर लो, तो मैंने कहा कि यार 2 लाख रुपए का मैंने सोना खरीद लिया, तो मेरा डिस्पोजिशन या कंजम्पशन तो हुआ 3 लाख का, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ, 2 लाख। पर विश्वास मानो कि वो मैं जो इन्वेस्टमेंट करूंगा वो किसी न किसी गुड्स या सर्विसेज में इन्वेस्ट करूंगा। यार जब मैंने गोल्ड खरीदा तो गोल्ड भी किसी न किसी ने तो प्रोड्यूस करा होगा, किसी एक कंपनी ने जिसने गोल्ड प्रोड्यूस करा होगा, तो फाइनल गुड्स के अंदर काउंट हो गया होगा ना, इज दैट क्लियर। या फिर मैंने किसी फ्लैट, मैंने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो भी किसी न किसी ने तो प्रोडक्शन किया होगा ना, इज दैट क्लियर, राइट। तो अल्टीमेटली ये तीनों सेम आते हैं, राइट। एक्सपेंडिचर मेथड में हम हमारी इकोनॉमी में जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसको काउंट कर लेते हैं, जितना खर्चा हुआ है उसको काउंट कर लेते हैं। यानी कि आप एक शॉपिंग मॉल में जाओ और शॉपिंग मॉल में देख लो आज दिन भर में कितने बिल फटे हैं, कितने इनवॉइसेस जनरेट हुए हैं, जो इनवॉइसेस जनरेट हुए हैं वो कंज्यूमर ने स्पेंड किया है, एक्सपेंडिचर किया है, इज दैट क्लियर, राइट। तो दोस्तों ये तीन मेथड्स होती हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने की, ओके। जीडीपी में मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक तो फाइनल गुड्स आते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आते हैं, और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जीडीपी के अंदर अगर एक इंडियन व्यक्ति अपने देश में काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो भी काउंट होगा, हाँ। और एक विदेशी व्यक्ति, सीएंटर, एक विदेशी व्यक्ति भी अगर हमारे देश में काम कर रहा है, पर हमारे देश की ज्योग्राफी के अंदर रहकर काम कर रहा है, यहां प्रोडक्शन कर रहा है, यहां सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी जीडीपी के अंदर काउंट होगा, ठीक है। अगर हमने कुछ गुड्स प्रोड्यूस करे पर हमने कंज्यूम नहीं करे, एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो जीडीपी में काउंट होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि हमने तो प्रोड्यूस करा ना, यस, इज दैट क्लियर, ओके। लेकिन अगर हमने कुछ इंपोर्ट करा तो फिर वो काउंट नहीं होगा, वो उल्टा माइनस होगा, वो उल्टा माइनस होगा। देखना क्यों, आपने फॉर एग्जांपल चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा और फिर ये फिनिश गुड्स बनाया, सीए इंटर, आपने ये फिनिश गुड्स बनाया, हाँ, तो ये फिनिश गुड्स की वर्थ जीडीपी में काउंट होगी, हाँ, क्योंकि हमारे देश में प्रोड्यूस हुआ है। फिर भले एक्सपोर्ट करो या डोमेस्टिकली कंज्यूम करो, गुड्स बनाए ना मेरे देश में, मतलब वो मेरे देश का जीडीपी है, इज दैट क्लियर, ओके। लेकिन अगर आपने रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट किया है तो वो इसमें से माइनस होगा, बिकॉज दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। मान लो कि हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा है 500 रुपए का और प्रोडक्ट हमने बनाकर बेचा है 800 रुपए का, तो बताइए देश का जीडीपी कितना, सिर्फ 300 रुपए, बाकी 500 अपने देश का जीडीपी नहीं, उसका है, नहीं 800 रुपए का गुड्स हमारे देश में बिका, बट वो पूरे 800 रुपीज हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें से सिर्फ 300 वर्थ का ही वैल्यू एडिशन हमने किया है। काश ये 500 रुपए का रॉ मटेरियल भी हमारे ही देश का होता तो फिर ये कहीं ना कहीं काउंट होता, इज दैट क्लियर। लेकिन अगर ये आपने इंपोर्ट किया है तो फिर ये काउंट नहीं होगा, इज दैट क्लियर, बोलो, ओके। अगर रॉ मटेरियल हमारे देश में प्रोड्यूस हुआ है ना, अगर रॉ मटेरियल हमारे देश में प्रोड्यूस हुआ है और वो इस फैक्ट्री ने खरीदा है, सॉरी इस फैक्ट्री ने जिसने फिनिश गुड्स बनाए उसने खरीदा है, और उसने गुड्स कितने वर्थ के बनाकर बेचे, 800 वर्थ के बनाकर बेचे, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से ये 500 माइनस हो जाएगा। एक गहरा कॉन्सेप्ट मैंने बोल दिया है, देखो ये है एक फिनिश प्रोडक्ट, ये हमारे देश में प्रोड्यूस हुआ है और कितने में बिका है, 800।
दो बातें हैं, या तो इसका रॉ मटेरियल जो कि इसने खरीदा है वो 500 का है, वो इंडिया का ही है, और सेकेंड सिचुएशन क्या है कि वो रॉ मटेरियल हम कहां से लेकर आ गए, चाइना से लेकर आ गए, वहां पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, हाँ, और वो हमने कितने में खरीदा, 500 में खरीदा। सिचुएशन नंबर 1 की इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है, बताइए जीडीपी कितना, 300, है ना। 2 मिनट के लिए सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है वो भूल जाना, अब तो कॉमन सेंस से आंसर देना। हमारे देश में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ और हमने ही उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा और 800, तो जीडीपी कितना, 800। इज दैट क्लियर? ठीक है, कॉमन सेंस, और सही भी है, क्योंकि अब पूरा 800 वर्थ हमारे धरती पर क्रिएट हुई है, तो 800 होना चाहिए जीडीपी। पर अब पता है आप क्या सोच रहे हो कि सर आपने तो बताया था कि हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो हुआ है उसको माइनस करते हैं, हाँ, पर वो तब माइनस करते हैं जब आपने पूरे देश की जितनी सारी फर्म्स है सबका सेल काउंट करा, तो उस सेल के अंदर इस रॉ मटेरियल का सेल भी काउंट हो गया 500, यानी अपोलो टायर्स ने जो टायर बेचे उसका भी सेल काउंट हो गया, और मारुति सुजुकी ने जो कार बेची उसका भी सेल काउंट हो गया, पूरा ग्रॉस सेल्स आ गया। तो फिर इंटरमीडिएट सेल्स माइनस करते हैं। अगर आप सिर्फ फाइनल का ही सेल्स ले रहे हो तो फिर माइनस क्या करना, इज दैट क्लियर? हाँ, तो आपका यूं तो टोटल सेल्स कितना हुआ देश के अंदर, जीएसटी रिटर्न जब आप देखोगे तो अपोलो भी अपना सेल्स बताएगा और मारुति सुजुकी भी सेल्स बताएगा, अपोलो टायर्स का भी तो सेल्स आएगा ना उनके जीएसटी रिटर्न में सेल्स, और मारुति सुजुकी ने भी 10 लाख की कार बेची तो वो भी सेल्स, तो डुप्लीकेशन हो रहा है ना सेल्स में, इसलिए इंटरमीडिएट को हटाना पड़ रहा है। तो आप 800 प्लस 500 अपना सेल कितना बोलोगे, 1300, लेकिन आप इस 500 को हटा दोगे इंटरमीडिएट सेल, तो नेट फाइनल गुड्स का सेल कितना, 800, एंड दैट इज अवर जीडीपी। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ। तो अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है, अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है, कुछ वर्थ का अगर आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है, तो वो देश के जीडीपी में काउंट होता है या हटाया जाता है? हटाया जाता है, क्योंकि जो फाइनल गुड्स हमारे देश में बिके हैं उसमें से कुछ वर्थ तो हम किसी दूसरी कंट्री को, किसी दूसरी ज्योग्राफी को पास ऑन कर चुके हैं, तो वो उनके जीडीपी का हिस्सा है, हमारे इसमें से माइनस होगा। कहां से माइनस होगा? वो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी सारे इंपोर्टेड गुड्स को क्या मान लिया जाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मान लिया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, एक मिनट, उससे पहले मैं आपको ये तो बताऊं कि जीडीपी को कैलकुलेट करने का आखिर फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों जीडीपी को कैलकुलेट करने का ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखेंगे दोस्तों, क्या लिखा हुआ है जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जीडीपी एमपी, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कितना, 800 रुपीज, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अगर हमने 500 का रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, उसी से हमने 800 का गुड्स बनाया है, वो माइनस होना चाहिए। हमारे देश का जीडीपी कितना आया, 300। सेकेंड सिचुएशन, सर हमने 800 रुपीज का भी आउटपुट बनाया है और हमने वो 500 का भी तो आउटपुट बनाया था, वो हमारे ही देश में बना था, तो अब हमारा टोटल सेल्स कितना होगा, टोटल आउटपुट की वैल्यू कितनी हो गई, 1300, लेकिन उसमें से इंटरमीडिएट आउटपुट की वैल्यू कितनी, 500। हमारे देश का जीडीपी कितना आया, 800। इज दैट क्लियर? बोलो। ओके, मन में कभी कभी किसी किसी स्टूडेंट को गहरा सवाल आता है। देखिए उस वो सवाल आए उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बाय डिफॉल्ट जो भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं उनको इंटरमीडिएट कंजम्पशन माना जाता है, और जितने भी रुपए का माल बिका है हमारे देश में उसमें से इंपोर्टेड को माइनस किया जाता है, इंपोर्टेड आइटम्स की वर्थ को माइनस किया जाता है। साउंड्स लॉजिकल? यस, बिकॉज दोज इंपोर्टेड आइटम्स वर नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री बट सोल्ड इन आवर कंट्री, बट वो प्रोड्यूस तो हुई नहीं, तो वो काउंट थोड़ी ना होनी चाहिए, वो माइनस होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इंपोर्टेड आपके जो भी इंपोर्ट बिल होता है दैट गोज इन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, बोलो। एक्सपोर्ट्स यहां पर आएगा, एक्सपोर्ट्स यहां पर आएगा, क्यों आएगा एक्सपोर्ट्स यहां पर,
बिकॉज एक्सपोर्ट करा मतलब आउटपुट तो आपके देश में ही हुआ ना, फिर बिका हो अपने देश में या हमने बाहर ले जाकर बेचा, अल्टीमेटली हमारी धरती पर आउटपुट तो आया, तो अल्टीमेटली वो यहाँ पर काउंट होगा, उतने का हमने प्रोडक्शन तो किया, फिर भले ही बेचा यहाँ पर या फिर बेचा वहां पर। इज दैट क्लियर? ठीक है, मन में कोई डाउट है क्या? कितना शानदार डाउट पूछ लिया इन्होंने, कितना सही डाउट पूछ लिया, यही तो मैं डाउट एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर मान लीजिए कि वो जो 500 वर्थ का हमने गुड्स इंपोर्ट किया वो रॉ मटेरियल नहीं था, वो फिनिश गुड्स ही था, और वो सीधे ही आकर कंट्री में बिका, मतलब 500 का गुड्स आया और सीधे आकर कंट्री में बिका। जनरल नॉलेज से बताइए अपने देश का जीडीपी उस आइटम के लिए क्या? जीरो। जीरो है ही नहीं, 500 वर्थ का गुड्स आपने विदेशी कंज्यूम कर लिया, तो 500 वर्थ का गुड्स आया हमारे देश में बिका, अल्टीमेटली हमारी धरती पे कुछ प्रोड्यूस हुआ क्या? सही बात, तो जीडीपी क्या होना चाहिए? जीरो। हाँ, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां पर 500 आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे किसी ने तो बेचा, तो उसके जीएसटी के रिटर्न में तो आएगा ही ना, आई सोल्ड द गुड्स, आई सोल्ड द गुड्स, तो उसके जीएसटी के रिटर्न में 500 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि वो चीज बाहर से आई हुई है तो वो यहां से माइनस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, कुछ कहना चाह रहे बोलो। सर कोई प्रोडक्ट है जिसका कभी फाइनल कंजम्पशन भी होता है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी होता है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अपोलो टायर्स जब टायर्स बनाता है, तो अगर वो मारुति सुजुकी को देता है तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन, लेकिन अपोलो टायर्स किसी टायर रिपेयर वाले को ये टायर बेचता है, और फिर ये टायर को इंडिविजुअल अपनी कार का टायर फ्लैट हो जाता है और जाके टायर चेंज करवाता है, तो फिर ये क्या हुआ? फाइनल कंज्यूमर ने कंज्यूम करा। यस, तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा इसको, है ना, और इसीलिए जीएसटी के अंदर कोड होते हैं, कोड्स, है ना, एचएसएन कोड्स होते हैं, कि आखिर ये जो है आपने देखा होगा जीएसटी बिल में लिखा हुआ रहता है कि एंड कंज्यूमर बिल है या फिर ये इनपुट क्रेडिट के लिए बिल है। कुछ कुछ चीजों के आप इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते हो क्योंकि ये माना जाता है कि ये फाइनल कंजम्पशन के लिए आपने लिया, तो उस तरीके से जीएसटी में वो सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, बोलो। ओके, जो अभी तक हमने पढ़ा है ना वो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है, यानी अभी जो हमने पढ़ा वो सिर्फ 10% जो हमें पढ़ना है उसका, बट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हमने फाउंडेशन यहाँ पर ले डाउन कर लिया। तो अपन एक काम करें, जितना थोड़ा बहुत भी हमने सीखा उसको हम एक बार नोटिंग कर लें, है ना। ओके दोस्तों, ये जो हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, इसका आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन का, 5 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क का तो नहीं, 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ऐसा कैलकुलेशन करने का क्वेश्चन आता है जिसमें वो बोलते हैं कैलकुलेट करो जीडीपी, और वो आपको डेटा दे देते हैं, राइट। चलिए लिखते हैं दोस्तों। हाँ जी, हम मेनली कौन सी मेथड पर बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन मेथड, हम प्रोडक्ट मेथड पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जीडीपी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, और फिर उस फॉर्मूले में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, जैसे आपके दिमाग में कैसा ख्याल है कि इंटरमीडिएट है, फाइनल है, इसी बहुत सारी चीजें, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, तो किन चीजों को इंक्लूड करते हैं, किन को नहीं करते हैं, सो ऑन, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट मेथड, that is product method। ओके, और अब हम यहां पर जीडीपी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। हाँ जी, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। तो ये हुआ हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं आपको सिर्फ किताबों से दिखा दूं कि ये देखो ये होता है फॉर्मूला, लेकिन क्योंकि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है ना, तो जब तक आप अपने हाथों से लिखोगे नहीं ना तब तक ग्रिप नहीं बनेगी। और एक और बात बता दो, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन कैसा आता है, जीडीपी कैलकुलेट करो, उसमें कुछ चीजें प्लस करनी रहती है, कुछ चीजें
माइनस करनी रहती है और कुछ चीजें इग्नोर करनी रहती है कि हाँ ये तो आता ही नहीं जीडीपी में, राइट। अगर आपने सारी चीजें सही करी और बस एक चीज जो माइनस करनी थी वो आपने छोड़ दी, या जो इग्नोर करनी थी वो काउंट कर ली, या जो प्लस करनी थी माइनस कर, 0 मार्क्स। 5 मार्क का क्वेश्चन 0 मार्क, क्योंकि आपका जीडीपी का कैलकुलेशन गलत हो गया, 0 दिया जाएगा। क्यों आपको सीए बनाया जाएगा जब आप देश का जीडीपी गलत कैलकुलेट करोगे? तो यार देश का इतना इंपॉर्टेंट नंबर और आपने गलत कैलकुलेट कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, इग्नोर करना था उसको काउंट कर लिया, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसके अंदर ग्रिप कितनी सॉलिड होनी चाहिए मालूम है? कि आपको एग्जैक्ट हर आइटम का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, प्लस होगा या माइनस होगा या इग्नोर होगा, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी दे देते हैं जो इग्नोर करनी रहती, तो यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट। तो उसके लिए मैं चाह रहा हूं कि आप लिख लो इसको, तो ज्यादा परफेक्शन आ जाएगा, राइट। अगर मैं सिर्फ दिखा दूंगा कि ये होता है तो आपकी वो ग्रिप नहीं बनेगी कैलकुलेटर में। ओके, हाँ जी। वैल्यू ऑफ आउटपुट इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। वैल्यू ऑफ आउटपुट इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस, माइनस क्या? वैल्यू ऑफ, माइनस क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, वो भी आप समझ रहे हो क्यों हटाना पड़ता है? क्योंकि जब आप सेल्स देखते हो तो वो सारे गुड्स का सेल्स आ जाता है। हाँ, लेकिन वो तो डुप्लीकेशन हो गया ना। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट जीडीपी, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे हैं व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर। चलिए, सबसे पहला, ओनली इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ओनली इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड। हाँ, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज मतलब समझते हो क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं एक टीचर, है ना। मैं अगर आपको फ्री में पढ़ा दूंगा, ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फ्री में पढ़ाने, अगर मैं आपको फ्री में पढ़ा दूंगा ना, तो मेरा देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 0 होगा। बिकॉज इफ आई टीच फॉर फ्री देन दैट इज नॉट इकोनॉमिक सर्विस, दैट इज फ्री सर्विस। पर मैं चाहता हूं कि मैं भी देश के जीडीपी में कुछ योगदान दूं, तो इसलिए थोड़ा बहुत सो ओनली इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड, इज दैट क्लियर, है ना। यानी कि जो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही फिर वो इसके अंदर काउंट नहीं होगी, इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट, जीडीपी refers to geographic confines of a country. जीडीपी refers to what? Geographic confines of a country, irrespective of कि इंडियन सिटीजन प्रोडक्शन कर रहा है या फिर अमेरिकन कर रहा है, देश में कर रहा है, मतलब देश के जीडीपी में काउंट होगा, राइट। सो हेंस till the time goods and services are produced
विद इन इंडियन ज्योग्राफी यानी कंट्रीज ज्योग्राफी, it gets counted, it gets counted under Indian GDP, irrespective of whether an Indian, Chinese or American citizen or corporation has produced it. किसी ने भी प्रोड्यूस किया हो, हमारी धरती पे हुआ है ना, हाँ, तो ये काउंट होगा, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट, since we deduct value of intermediate consumption, since we deduct value of क्या, intermediate consumption, hence only final goods and services gets counted in GDP। सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही इसके अंदर काउंट होती है, और कायदे से वही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? टायर को अगर कंज्यूम करा मारुति ने, और मारुति की कार को अगर हमने 10 लाख रुपए में कंज्यूम करा, तो बस 10 लाख ही जीडीपी है, बाकी तो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो क्योंकि हम इंटरमीडिएट माइनस करते हैं, एक मिनट, कार में से टायर माइनस करेंगे या कार प्लस टायर के सेल में से टायर का सेल माइनस करेंगे? कार प्लस टायर के, क्योंकि जब सेल्स रिपोर्ट होता है तो अपोलो टायर भी अपना सेल रिपोर्ट करेगा और एक्साइड की बैटरी वाला भी सेल रिपोर्ट, तो सबका सेल क्लब हो जाता है। फाइनल प्लस इंटरमीडिएट सेल का, फाइनल प्लस इंटरमीडिएट गुड्स का सेल क्लब हो जाता है, उसमें से इंटरमीडिएट को हटा दिया जाता है, तो ओनली फाइनल का काउंट होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, ओके। गहरी बात बताना दोस्त, यहां पर मैंने वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट लिखा है या वैल्यू ऑफ ऑल आउटपुट लिखा है? ऑल आउटपुट। इज दैट क्लियर? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, भाई टायर भी एक आउटपुट है, कार भी एक आउटपुट है, और बैटरी भी एक आउटपुट है, तो सब यहाँ काउंट हो जाता है, इसलिए यहां से हटाना पड़ता है, ठीक है, ओके। एक और खास बात, जीडीपी के अंदर जो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, हाँ, या फिर जो सर्विसेज हैं, गुड्स और सर्विसेज तो काउंट होती ही होती है, साथ ही साथ कैपिटल गुड्स, यानी कि फॉर एग्जांपल एक मशीन बनाई या फिर एक बिल्डिंग बनाई, ये भी सब काउंट होते हैं और होने भी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक काम करो, बिल्डिंग को छोड़ो, अपन तो मशीन की बात करते हैं, हाँ, अगर ये सेल फोन बना तो गुड्स बना मेरे देश में, हाँ, इस सेल फोन को बनाने के लिए एक मशीन भी बनी, तो मशीन भी बनी मेरे देश में, यानी दो चीजें बनी, एक मशीन बनी एज वेल एज गुड्स बना। इज दैट क्लियर? तो दोनों ही किसके अंदर आएंगे? जीडीपी के अंदर आएंगे, ठीक है। मन में एक डाउट आ सकता है, वो अब भी एड्रेस कर दो। सर जब हमने मशीन बनाई तो एक तरीके से मशीन तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि मशीन को यूज करके हमने सेल फोन बनाया। एक मिनट यार, फिर से, ये सेल फोन बना और सेल फोन को बनाने के लिए एक मशीन भी बनी, यानी पहले मशीन बनी फिर सेल फोन बना। और मैं कह रहा हूं कि जीडीपी के अंदर दोनों आते हैं, सेल फोन भी आएगा और मशीन भी आएगा, क्योंकि दोनों मेरे देश के अंदर बने। हाँ,
पर किसी के मन में ये कंफ्यूजन आ सकता है, डाउट आ सकता है कि सर जो सेलफोन बना और सेलफोन बिका, तो सेलफोन के अंदर एक तरीके से उस मशीन के डेप्रिसिएशन की भी तो रिकवरी हुई है, तो मशीन अलग से क्यों जोड़ रहे हैं? तो मशीन अलग से क्यों जोड़ रहे हैं? जब आप सेलफोन बना बनाकर बेच रहे हो, जब आप 1 लाख सेलफोन बनाओगे, 10 लाख सेलफोन बनाओगे, 1 करोड़ सेलफोन बनाओगे, तो मशीन खत्म हो जाएगी। तो वो 1 करोड़ सेलफोन की जो वैल्यू है इसके अंदर, मशीन की भी तो वर्थ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली काउंट हो रही है। बोलो, है ना? तो डोंट यू थिंक ये थोड़ा बहुत डुप्लीकेशन हो रहा है? लग तो रहा है ना? हाँ, इसलिए एक और कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, उसे बोलते हैं एनडीपी। क्या बोलते हैं? एनडीपी। एनडीपी का फुल फॉर्म बोलो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो अलग होता है, जो तुम नेशनल वर्ड बोल रहे हो वो जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो एक और अलग है, अभी तो वहां तक हम पहुंचे ही नहीं है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, अभी इस पर आ जाओ, नेशनल बात मत करो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसकी जगह हम कहां आ गए? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते वक्त इसे हटाया जाता है, किसे? डेप्रीसिएशन को हटाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो इफ यू थिंक कि मशीन का भी काउंटिंग हो रहा है वो गलत है, देन यू हैव टू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मशीन तो वापस से अपनी कुर्बानी दे जानी इन दी प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। तो एंड चीज जो लोगों को कंज्यूम करने को मिली, वो तो क्या कंज्यूम करने को मिली? सिर्फ फाइनल गुड्स ही कंज्यूम कर, मशीन थोड़ी ना लोगों ने कंज्यूम करी, लोगों ने क्या कंज्यूम करा? फाइनल गुड्स। तो उस केस में अगर आप मशीन को हटाना चाहते हो तो देखो, मशीन को उसी साल में पूरी तो नहीं हटा दोगे, बिकॉज दैट मशीन इज गोइंग टू लास्ट फॉर लेट्स से 10 years। तो आप धीरे धीरे करके उसको हटाओगे। कैसे हटाओगे? इन दी फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज एनडीपी, which excludes the depreciation from GDP। यानी एनडीपी का फॉर्मूला क्या होगा? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। आगे पढ़ेंगे उसको, राइट? बट मैंने कंफ्यूजन था तो क्लियर कर दिया। अभी के लिए क्या मैं यहां पर शान से बोल सकता हूं कि हाँ, कैपिटल गुड्स भी काउंट होते हैं, होंगे? ठीक है, चलिए, फोर्थ पॉइंट। टू टाइप्स ऑफ गुड्स used in the production process are counted। सबसे पहला, कैपिटल गुड्स। बिजनेस प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज, ये काउंट होगा? हाँ होगा। इसे हटाना चाहते हो, हटा सकते हो, पर डेप्रिसिएशन नहीं हटाओगे ऑब्वियसली, पूरी मशीन थोड़ी ना करोड़ रुपए की बने हुई पूरी हटा देंगे, है ना? 10-10 लाख करके हटाएंगे। तो 10-10 लाख करके हटाने कहाँ चल जाओ? एनडीपी पे चल जाओ, ठीक है, ओके। दूसरी एक और चीज होती है जो इसके अंदर काउंट होती है, जीडीपी के अंदर एक और चीज रहती है जो हमें काउंट करनी पड़ती है, जो जीएसटी रिटर्न के अंदर नहीं आती है। मैंने गुड्स प्रोड्यूस तो कर दिए पर सेल नहीं हुए, क्लोजिंग स्टॉक। इज दैट क्लियर? बट क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने प्रोड्यूस तो कर दिया ना, तो इट शुड बी काउंटेड अंडर जीडीपी। इज दैट क्लियर? on GDP of this year because I have produced in this year। is that clear? तो जीडीपी के अंदर जब जीडीपी की काउंटिंग होती है तो जीएसटी का सेल्स तो लिया ही जाता है, पर वो तो सिर्फ वो है जो गुड्स बने हैं और बिके हैं, जो बने और नहीं बिके यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी काउंट की जाती है। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो भी प्रोड्यूस तो हो गई है ना, ठीक है। पर पूरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड नहीं की जाती है, ओपनिंग माइनस की जाती, क्योंकि जो आपने इस बार बेचा है
उसमें से कुछ तो पिछली बार का ही है ना। अरे जैसे आपने 2 मिनट के लिए ऐसे सोचो कि अपने पूरे देश का पहला ही साल है, नव भारत, क्लोजिंग स्टॉक आया इस बार, वो क्लोजिंग स्टॉक आपने जोड़ लिया ना इस साल के जीडीपी में। नेक्स्ट ईयर आपने उसको बेचा और बेचकर आपने फिर से उसको काउंट कर लिया कि सेल्स के अंदर, तो डुप्लीकेशन हो जाएगा ना। तो आपको सेल्स के अंदर से क्या करना पड़ेगा, वो क्लोजिंग, वो जो इस साल का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है, तो आपने ओपनिंग हटाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, आप सेकेंड ईयर में ओपनिंग तो हटाओगे पर क्लोजिंग फिर से जोड़ दोगे, तो इसलिए कॉन्सेप्ट ये बना कि जो नेट चेंज इन इन्वेंट्री है वो ऐड किया जाता है, यानी वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करके जो नेट इंक्रीज इन इन्वेंट्री है वो ऐड किया जाता है, बिकॉज इंक्रीज इन इन्वेंट्री इज एडिशनल प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे समझ लो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना ओपनिंग था और कितना क्लोजिंग है इतना, और हमने एक तरीके से इस बार प्रोड्यूस करा, जितना बेचा सो तो बेचा ही बेचा, प्लस जो इंक्रीज इन इन्वेंट्री वो भी तो इस बार का प्रोडक्शन है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री और ऐड किया जाता है। और इंक्रीज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सर कभी ये नेगेटिव हुआ तो माइनस हो जाएगा, मतलब ओपनिंग था 500 और क्लोजिंग रह गया 400, तो इस बार जो माल बिका उसमें से 100 तो पिछली बार का बिका है, तो वो इस बार का कंजम्पशन नहीं है, इस बार के जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ओके, हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था यहां पर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर मैं क्या बोल रहा था यार, इसके अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी काउंट होता है। और यहां पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का आखिर मीनिंग क्या है, नेट चेंज इन इन्वेंट्री, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर ये पॉजिटिव है तो इंक्लूड होता है, और अगर ये नेगेटिव है तो एक्सक्लूड हो जाता है जीडीपी के कैलकुलेशन में। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसके बाद एक और खास बात, मतलब बहुत बारीक बारीक बातें हैं। लेट अस से कि ये कार है, अच्छा इस कार में दिख रहे 2 ही टायर है, पर उस तरफ 2 और 2 के पीछे 2 और है, तो 4 टायर है ना। मान लीजिए कि ऐसी 10 कार्स प्रोड्यूस हुई हैं और बिकी हैं, 10 कार्स प्रोड्यूस हुई हैं और बिकी है ना। तो इन 10 कार्स की सेल्स वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए 10 lakhs में एक कार बिकी, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कार्स करके 10 कार्स की सेल्स वैल्यू आ गई। ओके, अपोलो टायर्स ने 40 टायर्स प्रोड्यूस करे इसके, और ये 40 टायर्स उन्होंने कितने में बेचे, 10,000 में बेचे, तो वो 10,000 भी तो यहां पर आएंगे ना, 10,000 रुपीज इंटू कितने, 40 टायर्स, भाई 10 कार में कितने टायर, 40 टायर, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में, पर ये माइनस हो जाएगा, तो नेट नेट में सिर्फ फाइनल गुड्स का ही बचेगा, है ना। यहां तक तो पहले से ही क्लियर था ना, अभी मैंने नया थोड़ी ना कुछ बोला, अब बोल रहा हूं। मान लीजिए कि आपने इंटरमीडिएट गुड्स 50 टायर्स प्रोड्यूस करें, कितने प्रोड्यूस करें, 50 टायर प्रोड्यूस करें, और बिके कितने अपने टायर, 40 टायर बिके, यानी 10 टायर्स की इन्वेंट्री अभी किसके पास रखी हुई है, अपोलो टायर्स के पास रखी हुई। 10 टायर आप उनकी फैक्ट्री में गए, आपने देखा ये तो 10 टायर्स आपके रखे हुए हैं, उन्होंने बोला हाँ 50 प्रोड्यूस करे थे, उसमें से 40 अपन ने मारुति वालों को दे दिए, उसकी उन्होंने कारें बनाकर बेच दी, तो 40 टायर्स का हमारा सेल आ गया, हाँ, और 10 कार्स का उनका सेल आ गया, बोलो। ओके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, पहली बात तो ये कि जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ वो 50 टायर्स का हुआ या 40 का ही हुआ, 40 का ही हुआ, फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि जब आपके माइनस करने का लॉजिक क्या है कि वो यहां जुड़ जाता है, तो कंजम्पशन तो 40 का है, यानी यहां से जब माइनस करेंगे तो कितने ही टायर माइनस होंगे, 40 टायर्स एट द रेट ऑफ 10,000। ऐसा करने से डुप्लीकेशन तो अवॉइड हो गया, लेकिन देश का जीडीपी अंडर एस्टिमेट हो गया,
क्योंकि देश ने 10 कारें तो बनाई है, साथ ही साथ 10 टायर जो बेचने हैं, जो माना है इंटरमीडिएट गुड्स, जो माना है इंटरमीडिएट गुड्स, और बनाए तो हैं। तो आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है कि इन 10 टायर्स को इग्नोर कर दिया जाए, या ये काउंट होना चाहिए, जीडी में काउंट होना चाहिए। तो रूल पता है क्या है, कि जो इंटरमीडिएट गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है ना, इंटरमीडिएट गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है, इट इज ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, और उसको यहां पर ऐड कर दिया जाता है कि ये 10 टायर तुम इधर आ जाओ, तुमको हम यहां पर काउंट कर लेते हैं, क्योंकि तुम 10 टायर प्रोड्यूस तो हुए ही हो। एक मिनट, इस साल के जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इस साल प्रोड्यूस हुआ है ना, इस साल 10 कारें प्रोड्यूस हुई है, प्लस वो 10 टायर्स भी प्रोड्यूस, तो इस साल के जीडीपी में वो काउंट होगा। इज दैट क्लियर, है ना? ओके। नेक्स्ट ईयर का वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि मत सोचो, उलझने का काम है, और आपसे 2 साल के जीडीपी का कैलकुलेशन नहीं पूछते, तो आपसे उसी ईयर का पूछेंगे, और उस ईयर में बोलेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स हैं इतने वर्थ के जो अभी अनसोल्ड हैं, तो आपने क्या करना, उसको कहां पर ऐड कर देना, कंजम्पशन के अंदर ऐड कर देना। ठीक है, इतना तो क्रिस्टल क्लियर, एग्जाम का काम तो निकल गया ना आपका। हाँ, नेक्स्ट ईयर में अगेन कॉमन सेंस अप्रोच आएगी। नेक्स्ट ईयर में क्योंकि अब ये 10 यहां पर जुड़ गए हैं, तो नेक्स्ट ईयर में इनका सेल तो काउंट होगा ही नहीं यहां पर। अरे जैसे अभी 40 टायर का सेल हुआ था ना, बोलो, वैसे ही 10 टायर का सेल होगा नेक्स्ट ईयर, 10 टायर्स का सेल होगा ना नेक्स्ट ईयर, होगा ही सही, यस, वो उनके जीएसटी के रिटर्न में आएगा ही सही। हाँ, ओके। लेकिन जो आपने सेल्स किया है आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वो काउंट नहीं होता है, वो तो मैंने बताया सही ना, क्योंकि क्लोजिंग ऐड होता है और ओपनिंग हटाते हैं। तो आपने सेल करा पर वो आउट ऑफ ओपनिंग है, तो वो सेल काउंट नहीं होगा, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा। बट नेक्स्ट ईयर इज कॉम्प्लेक्स मैटर, मत जाओ, होगा कॉमन सेंस पर ही। अपने तो इस साल का संभालो, इस साल क्या होगा, अगर इंटरमीडिएट गुड्स बिके नहीं है, रखे हैं, तो दे आर काउंटेड एज फाइनल गुड्स। ठीक है, ओके। इंटरमीडिएट गुड्स इफ रिमेन, आपकी किताबों में लिखा है इफ रिमेन्स फॉर मोर देन 1 ईयर, बट हियर दे मीन्स ऑन द क्लोजिंग डेट, इफ रिमेन्स ऑन क्लोजिंग डेट, राइट, इफ रिमेन्स फॉर मोर देन 1 ईयर, that is as a closing stock। हाँ जी, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, फाइनल गुड्स उसको मान लेंगे, देन दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, उसको फाइनल गुड्स मान लेंगे और उसकी वैल्यू जोड़ लेंगे। ठीक है, और लॉजिक भी कहता है हाँ जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो प्रोड्यूस तो हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वह इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस तो हुए हैं, इसलिए जीडीपी में, इसलिए इस ईयर के जीडीपी में काउंट तो होने चाहिए। ठीक है, हाँ जी। मैं दूसरे शब्दों में आपसे पूछूं, तो क्लोजिंग स्टॉक लेते वक्त सिर्फ फाइनल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक लेंगे या इंटरमीडिएट का भी लेंगे?
फाइनल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक तो मारुति सुजुकी ने 2 कार बनाई और नहीं बेची, पर बनाई तो सही, तो वो तो काउंट होगी जीडीपी में। और इंटरमीडिएट का भी जो अनसोल्ड स्टॉक है वो भी लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, दोनों ही आएंगे इसके। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्शन किया है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जैसे कि एक किसान ने क्या करा, अपने खेत में फसल लगाई, सारा गेहूं लगाया उसने, राइट, और उसने उस गेहूं का आधा खेत अपने लिए रख लिया कि आधा गेहूं मेरे लिए, तो भी कहीं ना कहीं ये जीडीपी में आइडियली काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इट शुड बी पार्ट ऑफ योर जीडीपी, राइट। बस इनमें डिफिकल्टीज आती है कि वो काउंट आखिर कैसे करें, और इसलिए 3 मेथड्स बनाई गई कि इधर नहीं पकड़ में आया तो इधर पकड़ में आ जाएगा, इधर नहीं पकड़ में आया तो इधर पकड़ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? वो कहीं ना कहीं पर कैच हो जाएगा। देखो जैसे कैसे कैच हो जाएगा, उसने फसल उगाकर खुद ही कंज्यूम कर ली, हम्म, पर वो फसल उगाने के लिए उसने खर्चे तो किए होंगे ना, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर का, वाटर का, तो वो उस खर्चे के अंदर काउंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए 3 डायमेंशन से जीडीपी को देखा जाता है ना। हाँ जी, तो यहां पर मैं क्या लिखवा रहा हूं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर ओन कंजम्पशन। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर का हो सकता है, या फिर फॉरेस्ट्री हो सकता है, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल गए लकड़ी काट के लाए, फिशिंग, एटसेट्रा आर काउंटेड इन जीडीपी, उसको जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी बिजनेसमैन ने कैपिटल गुड्स का कंस्ट्रक्शन किया है, जैसे कंपनी ने क्या करा, अपने खुद के लिए मशीन बनाई, तो और फिर उस मशीन से वो प्रोडक्शन कर रही, तो वो खुद से जो आपने सेल्फ क्रिएट करे अगर कैपिटल गुड्स, तो वो भी काउंट होने चाहिए किसके अंदर? जीडीपी के अंदर। इज दैट क्लियर? ओके। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होती, जैसे कि मैंने शौकिया तौर पर, मैं संडे को फ्री बैठा था, कोई क्लास नहीं थी, मैंने कहा रिलैक्स करेंगे, और मैंने क्या करा, पेंटिंग बना दी शानदार, कोई पेंटिंग बना दी मैं, सुबह से लेकर शाम तक, और ये पेंटिंग मैंने घर पर वॉल पर, हॉल में वॉल पर लगा दी, ये जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होगी। लेकिन यही पेंटिंग अगर मैं बाजार में बेच दूं और मुझे 10,000 रुपए मिल जाए इस पेंटिंग के, तो फिर ये जीडीपी के अंदर काउंट होगा। इज दैट क्लियर? ओके। तो अगर आप अपनी पर्सनल हॉबी के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर आप अपनी किसी फैमिली मेंबर की सेवा कर रहे हो, या फिर आप घर पे बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, अगर आप घर पर खाना बना रहे हो, तो ये सर्विसेज जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होती, क्योंकि इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं, इनके साथ कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ये काउंट नहीं होंगे, है ना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर those activities which are not exchanged in market transaction, which are not exchanged in market transaction, hence they do not command any market value. Example, hobbies.
खुद के घर के डेकोरेशन के लिए हमने क्या करा, एक बढ़िया सी पेंटिंग बना दी, ये जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। या फिर हाउस कीपिंग, देखो घर पे भी बहुत सारे काम रहते हैं, बर्तन हुआ, कपड़े हुए, खाना हुआ, अगर ये घर के ही किसी व्यक्ति ने करे तो जीडीपी में नहीं है, लेकिन हमने बाहर से किसी को बुलाकर कपड़े करवाए, बर्तन करवाए, खाना, तो फिर ये जीडीपी का हिस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उसके साथ एक मॉनेटरी वैल्यू अटैच हो गई है ना। ओके, और लॉजिकल भी है, लॉजिकल भी है, क्योंकि अदरवाइज तो देश के जीडीपी में वो सब हो जाएगा जो आप खुद के लिए भी कर रहे हो, वो जीडीपी में काउंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप किसी और से करवा रहे हो तो फिर ये तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गया, तो फिर ये जीडीपी का हिस्सा बन जाएगा, राइट। हाउसकीपिंग एंड चाइल्ड रियरिंग सर्विसेज, यानी वही बच्चों को रखना, चाइल्ड रियरिंग सर्विसेज ऑफ होम मेकर्स एंड सर्विसेज ऑफ फैमिली मेंबर्स डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अगर हमने हमारे घर पे हमारे बड़े भाई की सेवा कर दी, हमने कहा ठीक है आपको एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्या करना है वो सब हम हेल्प करवा देंगे, जीडीपी नहीं, लेकिन आपने किसी फिजियोथेरेपी वाले को अपॉइंट किया और उसको आपने रोज के 500 रुपए दिए 15 दिन तक, दैट इज जीडीपी, और लॉजिकल भी है, इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। ओके, तो दोस्तों एक जीडीपी का हमें ओवरऑल आइडिया हो गया कि क्या क्या चीजें काउंट होती है और क्या क्या चीजें काउंट नहीं होती है। बहुत सारी चीजें अभी इसके अंदर बाकी है, जैसे इन्फ्लेशन का आखिर क्या होगा, अगर इंडिया का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में जाकर जॉब करता है और वहां से पैसे अपने देश में भेजता है तो आखिर क्या होगा, गवर्नमेंट जो हमसे डायरेक्ट टैक्सेस लेती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है, आखिर उसका क्या होगा, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है आखिर उसका क्या होगा, ये सारे और भी कई रोचक तथ्य जानने के लिए मिलते हैं दोस्तों हम हमारे अगले एपिसोड में। वेलकम।